हेलो एवरीवन, मैं अजीत सिंह आज फिर से लेके आया हूँ आप सभी के लिए क्लास 9 साइंस का एक और चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? बिल्कुल अपडेट सिलेबस के हिसाब से आपको मिलेगा। ये चैप्टर कंप्लीट चैप्टर है, एक ही वीडियो में, आपको दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। एंड आप बात करें हम थोड़ा सा कि आप लोग वीडियो देखते तो ज़रूर है लेकिन आप शेयर नहीं करते एंड आप कमेंट भी कम से कम करते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप कमेंट करके बताएं हमें वीडियो कैसा लगा, ताकि आने वाली वीडियो के लिए हमें मोटिवेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर, जो कि हमारा इस मैटर अराउंड अस प्योर। कंप्लीट नोट्स के साथ में आपको मिलेगा, तो कंप्लीट चैप्टर जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें, काफ़ी चीज़ें फिर आपको समझ नहीं आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैटर से। तो मैटर है क्या चीज़? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। भैया कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जगह घेरे, स्थान घेरती है और उसमें कुछ मास हो, मतलब उसका द्रव्यमान हो या आयतन हो, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पानी लिया, पानी ने क्या किया? जगह घेरी, उसमें कुछ वॉल्यूम भी होता है, आयतन भी होता है, तो हम उसे मैटर कह सकते हैं। मैटर गैस फॉर्म में भी होता है, आपका लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और आपका सॉलिड फॉर्म में हो। चैप्टर 1 आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा तो वो भी देख सकते हैं आप, लिक्विड सॉलिड और गैस के ऊपर पूरा चैप्टर है, फर्स्ट वाला। तो आप उसे देखिए तो आपको अच्छे समझ आएगा मैटर क्या चीज़ होती है। बेसिकली ये चैप्टर क्या है? प्योर को लेकर के, कि मैटर प्योर कौन कौन से हैं हमारे पास। तो हमारी अगली डेफिनेशन ही प्योर की है। तो प्योर है क्या बेसिकली? तो सब्सटेंसेस दैट आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम और ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड प्योर। भाई ऐसे सब्सटेंसेस जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु या एक ही प्रकार के अणु से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में रखते हैं। हम जनरली शुद्ध उन पदार्थों कहते हैं जिनमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, वाटर हो गया, नमक, चीनी, जल वगैरह। आपको यहाँ पे कुछ और एग्जांपल, जैसे शुगर हो गया, वाटर, बेकिंग सोडा, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, प्रोटीन हो गया, सॉल्ट, ये सभी एग्जांपल किसके हैं? प्योर सब्सटेंस के, हमारे शुद्ध पदार्थ। तो ये चीज़ होगी हमारी शुद्ध पदार्थ। अब चलते आगे कि जो चीज़ शुद्ध नहीं है तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? तो भैया जो चीज़ शुद्ध नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रण, मतलब उसमें मिलावट है। मिक्सचर मतलब है क्या? मिक्सचर कंसिस्ट टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। मतलब हमने एक शुद्ध पदार्थ लिया, उसमें एक और शुद्ध पदार्थ डाला, एक और शुद्ध पदार्थ डाला, तो जब दो या दो से ज़्यादा शुद्ध पदार्थ आपस में मिला दिए जाते हैं, टू या उससे ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर देंगे तो मिक्सचर बन जाएगा, क्योंकि उसमें मिक्स किया है। अब बात आती है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, प्योर सब्सटेंस में और आपके मिक्सचर में, मतलब कि आपके शुद्ध पदार्थ उसमें अंतर क्या। तो प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, जिसमें केवल एक ही प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें टू और मोर प्योर सब्सटेंस होते हैं, इसमें एक या एक से ज़्यादा दो या ज़्यादा शुद्ध पदार्थ पाए जाते हैं। अब प्योर सब्सटेंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते किसी फिजिकल मेथड से, मतलब सोचे कि हम हाथ से बिन करके या छान करके हम उसे अलग कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। लेकिन मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं। मान लीजिए पानी में कुछ गिर गया, कंकड़ गिर गया, तो उसको हम छान करके अलग कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन डिफाइंड प्रॉपर्टी। प्योर सब्सटेंस के खुद अपने कुछ गुण होते हैं। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट। लेकिन जो मिक्सचर होता है वो जिन चीज़ों से बनता है उन्हीं चीज़ की क्वालिटी वो शो करता है। फॉर एग्जांपल हमने पानी और नमक, पानी और चीनी ली, तो अब चीनी मीठी होती तो चीनी की प्रॉपर्टी हमें वहाँ पे दिखाई देगी, है ना। आगे हमारे सामने यहाँ पे मिक्सचर के एग्जांपल, प्योर के एग्जांपल है वाटर, सॉल्ट और डायमंड। यहाँ पे एग्जांपल हमारे सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर होता है। तो ये इनके बीच में डिफरेंस भी है, हिंदी में भी दिया गया आपको, ताकि आप समझने में आसानी हो। वही चीज़ है, शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के पदार्थ से बना होता है, जबकि इसमें दो या दो से ज़्यादा शुद्ध पदार्थ मिले होते हैं। इसे हम भौतिक विधि द्वारा, मतलब कि हम इसे फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, जबकि हम इसे किसी भी फिजिकल मेथड द्वारा हम अलग कर सकते हैं। शुद्ध पदार्थ के अपने कुछ निश्चित गुण होते हैं, जबकि इसके कुछ निश्चित गुण नहीं होते, बल्कि ये उन गुणों पर आधारित होता है जिनसे मिलके ये बना होता है। जैसे बताया मैंने कि वाटर और आपका शुगर, मतलब पानी और आपने चीनी ली तो मिक्स करा तो मीठा मीठा स्वाद आएगा, चीनी क्योंकि मीठी होती है। तो जिस चीज़ से मिश्रण बना होता है उसी का गुण ये दिखाई देता है उस पर। एग्जाम्पल आपके सामने पानी, नमक, हीरा, जो कि शुद्ध पदार्थ के उदाहरण है, और मिश्रण में नमक और पानी के मिश्रण यहाँ पे आपको दिखाया गया है। आगे बढ़ते हुए टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात करते हैं हम लोग। हमारे पास कितने प्रकार के मिश्रण होते हैं? तो पहला होता है होमोजीनस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर, सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसको हम शब्दिक तौर पे देखें कि इसके वर्ड के मीनिंग क्या। होमोजीनस मतलब जो कम्प्लीटली डिसॉल्वेबल है, मतलब एक दूसरे से मिक्स कम्प्लीटली हो जाता है, और एक जो कम्प्लीटली एक दूसरे डिसॉल्व नहीं होता। अब देखो दो चीज़ें होती हैं, एक वो चीज़ जो पानी में घुलेगी, एक चीज़
एक पानी खुद है, एक दूसरा नमक है, मतलब दो चीज़ें मिलकर के क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। तो अब होमोजेनियस मिक्सचर में देखिए क्या होता है, अ होमोजेनियस मिक्सचर हैज़ द सेम यूनिफॉर्म अपीयरेंस एंड कंपोजिशन थ्रू आउट। एक जो समांगी मिश्रण होता है उसमें एक समान रूप से संगठन होता है, मतलब कि पानी और नमक एक दूसरे में समान रूप से घुले हुए होते हैं। इसमें एक ही चरण होता है, मतलब घुलने के बाद ये सिंगल फेस दिखाई देता है। ठीक है, एग्जाम्पल में चीनी और पानी हमने लिया और एक ही चरण में वो घुल करके एक सिंगल चीज़ दिखाई देती है, एक चरण में हो जाता है। जबकि जो शिवांगी मिश्रण होता है, इस इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। इसको समझने के लिए कि आपने पानी में चॉक पाउडर मिला दिया, अब उसमें क्या होगा, चॉक पाउडर पूरी तरह घुलता नहीं, मतलब उसका जो कंपोजिशन होगा, इसका जो घुलने की कैपेसिटी होगी वो एक जैसी नहीं होगी, मतलब पूरी तरह चॉक पाउडर पानी में नहीं घुल पाएगा। इसका मतलब है पूरे मिश्रण में इसकी संरचना एक जैसी नहीं होती, संरचना समान नहीं होती है, और इसमें एक से ज़्यादा स्टेप्स होते हैं। मतलब पहले घुला हुआ है तो घुला हुआ दिखा दी, थोड़ी देर आप रख दोगे तो वो बैठ जाता है, मतलब एक तरह का नॉन स्टेबल है। मतलब ऐसा विलेन है, आप थोड़ी देर छोड़ दोगे चॉक पाउडर और पानी को तो चॉक पाउडर नीचे बैठ जाता है। अब हम इससे एग्जाम्पल की बात करें हम, तो इसमें देखा गया जैसे चीनी और पानी का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हमने, और यहाँ पे रेत और पानी का मिश्रण जो है विषमांगी मिश्रण। तो ये दोनों में अंतर भी समझ सकते हैं और डेफिनेशन भी आप इसमें समझ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे हम लोग। हमारा अगला टॉपिक है विलियन क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब घोल। तो विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी बताया कि जो इसमें एक दूसरे पूरी तरह घुला होता है और उसमें आर पार चीज़ें दिखाई देती। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर सब्सटेंसेस, कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विलेन कहते हैं। अब इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, इसके घटक दो चीज़ें होती है, बता रहा था ना कि कोई भी जो घोल है वो तो जो दो चीज़ से मिलकर बनता है। तो इसमें पहली चीज़ है वो है आपका क्या, सॉल्यूट, जिसे विलेय कहते हैं हिंदी में। सब्सटेंस दैट इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। भाई जैसे चीनी या नमक एक सॉल्यूट का एग्जाम्पल है जो कि विलायक में घुलेगा। विलायक खैर दूसरी चीज़ है, मान लो पानी हो सकता है ये, तो वह पदार्थ जो दूसरी चीज़ में घुलने वाले, जैसे चीनी या नमक किसी चीज़ में घुलती है तो वो यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्यूट, मतलब कि विलेय। सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व, वो चीज़ जो कि जिसमें कि सॉल्यूट घुला हुआ है, वह पदार्थ जिसमें कि विलेय घुला होता है, जैसे पानी इसका एग्जाम्पल हो गया, तो इसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। तो कुल मिला के यूँ समझे, सॉल्यूट क्या हो गया, नमक, और सॉल्वेंट हो गया आपका पानी। ठीक है, एंड इसकी एक नोट लिखा साफ तौर पे, किसी भी विलयन के अंदर विलायक की मात्रा विलेय से ज़्यादा होती है। सॉल्वेंट इज़ मोर देन सॉल्यूट, मतलब नमक कम डाला जाता है और पानी ज़्यादा डाला जाता है किसी विलयन के अंदर। बढ़ते हैं आगे। आगे है सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता, मतलब कि घुलने की कैपेसिटी, कितना घुल सकता है उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। लिखा भी है, द एबिलिटी ऑफ अ केमिकल और कंपाउंड टू डिजॉल्व इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। किसी भी रासायनिक या यौगिक की पानी में घुलने की कैपेसिटी है, किसी चीज़ में घुलने की जो मात्रा होती है, जो क्वालिटी होती है, कितनी मात्रा उसमें घुल सकती है, उसको हम घुलनशीलता कहते हैं, कितना वो उसमें घुल सकता है। अब इसी को इस हिसाब से कैटेगराइज किया गया उसको कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। The solution obtained by dissolving maximum amount of solute as a given temperature is known as the saturated solution. किसी दिए गए तापमान पर विलेय की अधिकतम मात्रा को घोलकर प्राप्त किए गए विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। इसको सिंपली समझते हैं, बहुत सिंपली। जैसे मान लेते हैं 1 लीटर पानी आपके पास, क्या है आपके पास 1 लीटर पानी है। अब 1 लीटर पानी में 200 ग्राम नमक घुलता है, घुल सकता है, और आपने 120 ग्राम नमक घोला, तो अभी इसकी संतुष्टि पूरी नहीं हुई है। जब आप उस पर 200 ग्राम नमक घोल देंगे, कितना, 200 ग्राम नमक घोल देंगे, 200 ग्राम उसकी अधिकतम कैपेसिटी, जब अपनी अधिकतम कैपेसिटी में आएगा और जो विलयन तैयार होगा 1 लीटर पानी में, जब 200 ग्राम नमक घोलेंगे तो इसे हम कहेंगे, ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर मान लेते इससे कम रह गया, 190 ग्राम रह गया, तो क्योंकि ये आपकी सेटिस्फेक्शन कंप्लीट हुई नहीं, तो इसे हम अनसैचुरेटेड कैटेगरी में लाएंगे। क्लियर है, नीचे भी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, नीचे वाले की भी। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन क्या होता है, एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेंट लेस सॉल्यूट देन द सॉल्यूशन कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग। एक असंतृप्त घोल में घुलने में सक्षम घोल की तुलना में कम विलेय होता है। मतलब कि मैंने बताया कि घुल 200 ग्राम सकता है यहाँ पे, लेकिन डाला हमने इसे सिर्फ 150 ग्राम या 180 ग्राम हमने अगर इस पर डाला है,
तो इसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड। अपने ये मैक्सिमम पॉइंट पर नहीं है। मैक्सिमम पॉइंट कितना है? 200 ग्राम। तो अगर पानी में 200 ग्राम से कम अगर नमक इसमें डाला गया सपोज दैट, तो वो सैचुरेटेड नहीं, मतलब कि वो अनसैचुरेटेड असंतृप्त विलयन कैटेगरी में आएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं इसमें टिंडल इफेक्ट। टिंडली प्रभाव क्या होता है? तो टिंडल प्रभाव को समझने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने देखा होगा धूप की लाइट, और धूप में जब लाइट पड़ती है किसी बंद कमरे में तो उसका रास्ता बन जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। लिखा क्या डेफिनेशन में? द फेनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, मतलब अंधेरे कमरे को हम क्या कहेंगे? कोलाइडल। तो उसके माध्यम से लाइट की बीम बनना, लाइट का पाथ बनना आपका क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश की किरण के बिखरने की घटना को हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब कोलाइडल विलयन मतलब कि ये हमारा है, ये अंधेरे कमरे में क्या है? पार्टिकल अंधेरा फैला हुआ था। अब जैसे इसमें लाइट पड़ती है तो लाइट का जो रास्ता साफ साफ बन जाता है, इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। द इफेक्ट इज नेम्ड फॉर द 19th सेंचुरी ब्रिटिश फिजिस्ट जॉन टिंडल हु फर्स्ट स्टडीड इन इज इंटेंसिवली। मतलब इसका नाम जॉन टिंडल के नाम पे रखा गया क्योंकि उन्होंने 19वीं सदी में इसे पहली बार ठीक से स्टडी करी थी। किसको? टिंडल इफेक्ट को। और उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोलाइडल क्या होता है? कोलाइडल भी एक प्रकार का विलयन होता है, सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? अ कोलाइडल इज अ मिक्सचर in which one substance consists of microscopic dispersed insoluble particle is suspended throughout another substance। कोलाइडल एक ऐसा मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ बहुत छोटे रूप में होता है, ठीक है, और अघुलनशील कणों के साथ मिलकर दूसरे पदार्थ में मिलता है। मतलब एक ऐसा है, कोलाइडल क्या है? वो छोटे छोटे पार्टिकल, दूसरे में पूरी तरह नहीं घुला लेकिन फिर भी वो घुला हुआ दिखाई देता है। मतलब दूसरे में घुला हुआ है लेकिन वो उतना छोटा है कि हमें उसे ना घुले होने के पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं बात करता हूँ, मिल्क देखा होगा आपने, मिल्क। मिल्क में आपको सफ़ेद रंग दिखाई देता है, तो सफ़ेद रंग पूरे दूध के अंदर फैला हुआ है। उसके जो वाइट पार्टिकल हैं पूरे दूध के अंदर फैले होते हैं। तो उसमें जो वाइटनर है वो पूरी तरह क्या होता है? बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं? बहुत सूक्ष्म रूप में बिखरे होते हैं दूसरे कणों में की वजह निलंबित, मतलब कि वो क्या होते हैं? स्पेंडेड, मतलब फैले हुए होते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं कोलाइडल। ठीक है, थोड़ा सा ढंग से समझे। मिल्क जो है, मिल्क में जो वाइटनर है, जो सफ़ेदी है, वो कणों के रूप में होगी, ठीक है, जो कि पूरे मिल्क में फैली हुई होती, जो कि बहुत सूक्ष्म रूप होता है, बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होता है, जो कि दूसरे सब्सटेंस में फैला हुआ होता है। उसमें कहीं ना कहीं मात्रा पानी की भी होती है मिल्क के अंदर। तो इस तरीके से ये जो जो सॉल्यूशन होता है, मतलब मिल्क एग्जाम्पल है किसका? कोलाइडल का। इसी तरीके से आपका खून भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। लास्ट में हमारे इसके पास सस्पेंशन है, क्या? निलंबन, तीसरे प्रकार का जो हमारे पास विलियन है। अ सस्पेंशन इज डिफाइंड एज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये क्या है? एक टाइप का हेट्रोजीनस मिक्सचर, मतलब विषमांगी मिश्रण जो कि एक दूसरे में पूरी तरह घुलता नहीं है। इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। कि इसमें क्या होता है? आपने क्या किया? कुछ रेत ली आपने और एक ग्लास के पानी में रेत को डाला, तो रेत के कण हमें बाहर से साफ साफ दिखाई देंगे कि रेत इसमें डाली गई है, मिट्टी इसके अंदर डाली गई है। तो इस वाले सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सस्पेंशन, हिंदी में कहते हैं निलंबन। आगे देखिए, इससे रिलेटेड हमारा कि हमारा जो अगला टॉपिक इसमें रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से पहले एक छोटा सा जो टॉपिक है कि तीनों में कंपैरिजन क्या है। किसमें? इन तीनों में ही जो कंपैरिजन है आपका ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन के बीच क्या है, उसमें डिफरेंसेस है वो हम एक एक करके देख लेते हैं। इसमें जो हमारे सामने पहले है जो है वो है ट्रू सॉल्यूशन, मतलब हमारा कि वास्तविक विलयन। ये वास्तविक विलयन क्या होता है? मतलब ये ट्रू सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस होता है। इट्स मीन इसके जितने पार्टिकल होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों एक दूसरे में पूरी तरह मिले होते हैं। जबकि जो कोलाइडल होता है वो हेट्रोजीनस होता है। कैसा होता है? हेट्रोजीनस होता है। लेकिन हेट्रोजीनस होने के बावजूद भी इसके पार्टिकल एक दूसरे में पूरी तरह घुले हुए दिखाई देते हैं। मतलब पार्टिकल घुले नहीं होते, बहुत छोटे होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो घुला हुआ, लेकिन एक्चुअल में वो हेट्रोजीनस होता है। सस्पेंशन की बात करें हम, तो सस्पेंशन भी क्या होता है? हेट्रोजीनस होता है। दूसरा जो डिफरेंस है इन तीनों में थे साइज ऑफ सॉल्यूट। इसका साइज़ क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। कहता है 10⁻⁹ से भी छोटा इसका पार्टिकल का साइज़ होता है। जबकि कोलाइडल का साइज़ 10⁻⁹ मीटर से लेकर के 10⁻⁶ मीटर के बीच में होता है।
यहाँ पे आपको दूसरी वैल्यू भी गिवन है, 1 नैनोमीटर मतलब से लेकर के आपका 1000 नैनोमीटर के बीच में इसका पार्टिकल का साइज़ होता है। जिसका मतलब होता है इस पॉइंट से 10⁻⁹ से लेकर के 10⁻⁶ के बीच होता है। जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, लगभग इसको हम 10⁻⁶ लिखते हैं। इस वजह से हमें ये पार्टिकल दिखाई देता है। हम तीसरा जो डिफरेंस देख रहे हैं वो है पार्टिकल कैन नॉट बी पास थ्रू फिल्टर पेपर। जब इसे हम छानेंगे फिल्टर पेपर पे, तो इसके ऊपर से क्या होगा, इसके जो फिल्टर पेपर के ऊपर कोई भी हमें पार्टिकल दिखाई नहीं देगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे कैन नॉट बाय मिस्टेक लिखा, यहाँ पे कैन होना चाहिए। आसानी से जो फिल्टर पेपर होता है वो यहाँ से जो पार्टिकल है वो आर पार निकल जाएंगे। जो कोलाइडल होता है, हम कोलाइडल के अंदर देखें तो जो फिल्टर पेपर, जब हम फिल्टर पेपर छानेंगे तो इसके पार्टिकल भी आराम से आर पार निकल जाएंगे। बट जो सस्पेंशन होता है इसके पार्टिकल आसानी से आर पार नहीं जाते, ये फिल्टर पेपर के ऊपर पार्टिकल बच जाएंगे। मतलब रेत को आप छानोगे तो रेत ऊपर आ जाएगी, पानी नीचे निकल जाएगा। हम बात करें सॉल्यूशन, मतलब एक प्रकार का ये स्टेबल सॉल्यूशन है। आपने पानी और नमक को घोल दिया और रखोगे थोड़ी देर बाद तो नमक नीचे नहीं बैठता। ठीक है। दूसरा हमारे सामने जो कोलाइडल है ये भी स्टेबल होता है। ये क्या हो जाता है, स्टेबल होता है। सर्टन ओनली सेंट्रीफिकेशन। सेंट्रीफिकेशन मतलब जब आप इसे घुमाते हैं, जब आप देखा होगा गांव में मक्खन दादी कैसे निकालती है, वो क्या करती है, दूध को बार बार घुमाते रहते हैं। उसमें क्या होता है, जो लस्सी होती है वो नीचे बैठ जाती है और जो मक्खन होता है वो ऊपर आ जाता है। तो जब सेंट्रीफिक, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, सेंट्रीफिकेशन। इस मेथड में हम इसे अलग थोड़ा सा कर सकते हैं। वैसे ये स्टेबल सॉल्यूशन होता है, मतलब कि अब दूध को रखोगे तो दूध नीचे बैठता नहीं है, मतलब जम जाता है, वो अलग चीज़ है। अब तीसरी की बात करें हम, सस्पेंशन अनस्टेबल है और ये सेटल डाउन हो जाता है। बताया मैंने कि आपने एक ग्लास लिया, अब ग्लास में थोड़ी देर के लिए आपने पानी और रेत के कण घोले। अब इसमें क्या होगा, थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो रेत के कण नीचे की तरफ यहाँ पर क्या होता है, इकट्ठा हो जाएंगे। इसका मतलब ये अनस्टेबल सॉल्यूशन। थोड़ी सी और बात करें लास्ट वाले पॉइंट की। यहाँ पे जो हमें एग्जांपल के तौर पे दिया गया है कि क्लोराइड इन वाटर, क्लोरीन जो क्लोराइड जो होता है उसे घोल देंगे, या पानी के अंदर चीनी घोल देंगे। सो कोलाइडल के एग्जांपल मिल्क और फॉग, जो कोहरा होता है और जो दूध होता है, या ब्लड भी इसके एग्जांपल। यहाँ पे देखिए जो गंदा पानी होता है, रेत वाला पानी होता है, चौक पटरोर पानी, ये स्मोक होता है, हवा धुएँ में देखा होगा, सॉरी हवा में धुआं वगैरह, ये इसके एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से ये रहता है। एंड हम इसको हिंदी में भी एक बार थोड़ा सा इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं, क्या डिफरेंस हमारे सामने से आते हैं। तो एक चीज़ है, एक समांगी मिश्रण होता है विलियन, जबकि निलंबन एक विषमांगी। यहाँ पे सस्पेंशन बीच में है, कोलाइडल बाद में है। कोलाइडल हमें समांगी दिखाई देता है लेकिन एक्चुअल में ये विषमांगी मिश्रण होता है। ओके। इसके विलयन के कणों का आकार 10⁻⁹ मीटर होता है, जबकि इसके कणों का आकार 10⁻⁹ से लेकर के 10⁻⁶ मीटर के बीच में ये होता है। इन दोनों के बीच में हो सकता है। ठीक है। सॉरी ये इसका था, सॉरी जो कोलाइडल का बताया मैंने 10⁻⁶ से लेकर के 9 से लेकर के 6 तक इसका होता है, और 10⁻⁶ से बड़े इसके पार्टिकल के साइज़ होते हैं। ठीक है। एक और थर्ड पॉइंट में देखिए, हम थर्ड पॉइंट में हमारे क्या लिखा है कि ये फ़िल्टर पेपर में, जब इसे हम फ़िल्टर पेपर में छानेंगे तो फ़िल्टर पेपर से आराम से विलयन पार हो जाता है। ये भी फ़िल्टर पेपर से आसानी से गुजर जाएगा, जबकि जो निलंबन होता है वो फ़िल्टर पेपर पे आराम से नहीं गुजरता, उसके पार्टिकल फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं। अगला देखें कि ये स्थायी विलयन होता है। ये क्या होता है, स्थायी विलयन होता है, मतलब इसे आप घोल के रख दोगे तो घुला रहेगा, जबकि ये घुला हुआ नहीं होता, इसके रेत के कण नीचे बैठ जाते हैं। ये भी एक प्रकार का स्थायी विलयन है। ये भी एक प्रकार का क्या है, स्थायी। जैसे हमने मिल्क का एग्जाम्पल दिया था पीछे, दूध जो हमारा होता है वो इसका एग्जाम्पल है। देखें इसमें एग्जाम्पल था, इसमें एक्स्ट्रा बात है टिंडल इफेक्ट की। इसमें टिंडल इफेक्ट दिखाई नहीं देता है, इसमें टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है लेकिन एक्चुअली साफ तौर पे टिंडल इफेक्ट दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर हम देखें तो पाथ बनता है लाइट का। ठीक है। एंड कोलाइडल में, कोलाइडल की बात करें तो उसमें भी क्लियरली जब हम देखेंगे कोलाइडल में और इधर से लाइट जलाएंगे, फ्लैश लाइट या टॉर्च, तो रास्ता हमें बना हुआ इसका दिखाई देता है। तो अब हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता एक्चुअली होती क्या है। तो कंसंट्रेशन मतलब वही सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कंसेप्ट है ये। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की दी गई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा। कुल मिला के ऐसे समझो, जैसे आप लोग स्कूल के स्कोर बोर्ड निकालते हैं कि आपको 100 में से, मतलब आपके 700 7 सब्जेक्ट है, 700 में से आपने 500
मार्क्स गेन करे। तो सेम में से उसे आप क्या कर देते हैं 100 में से मल्टीप्लाई, तो आपका परसेंटेज आ जाता है। तो सिर्फ टाइप से आप यूँ मानिए, नीचे आपका क्या होगा पूरा वॉल्यूम, नीचे होगा कि आपका सॉल्यूशन और ऊपर होगा सॉल्वेंट, कि आपने टोटल सॉल्यूशन में कितना आपने सॉल्यूट डाला है, टोटल सॉल्यूशन में कितना आपने सॉल्यूट डाला है और उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका सिंपल सा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब इधर भी क्या किया, इसको आप ऐसे नहीं लिख करके क्या करेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको इस वाली वैल्यू को आप क्या करेंगे जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका परसेंटेज निकल के आएगा कि टोटल सॉल्यूशन मतलब कुल विलयन में कितनी मात्रा विलय की है, कितनी सॉल्यूट की मात्रा है, वही आपका कंसंट्रेशन होता है। इसके आपके दो फॉर्मूले और दिए हैं साथ के साथ, यहाँ पे इसका फार्मूला प्रॉपर बना के दिया गया। देखो एक का वजह फार्मूला ये रहा, कई ये रहा, एक मास के बेसिस पे एक वॉल्यूम के बेसिस पे है और कई बार सिर्फ मास के बेसिस पे आता है। दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसा भी आपको दिया मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो ये वाला दिया, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमें आपके बुक का ही क्वेश्चन है कि अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट। एक सॉल्यूशन में 40 ग्राम आपके पास कॉमन सॉल्ट है, मतलब साधारण नमक है आपके पास, और 300 ग्राम इसमें 320 ग्राम आपका वाटर है, मतलब 320 ग्राम इसमें क्या है वाटर है। तो आपको बताना है कि इसका कंसंट्रेशन कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले हम एक एक करके चीज़ों को लिखेंगे। पहले आपके सामने मास ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्ट कितना था 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था 320 ग्राम। तो अब टोटल को हमने इसको सम कर दिया, दोनों को मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ा, टोटल कितना हो गया 360, जो कि सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन को रखना है नीचे, सॉल्यूट को रखना है ऊपर, मल्टीप्लाई करना है 100 से। और इसके बाद जो आंसर आपके सामने आने वाला है वो देखें कि आपने 360 को रखा था नीचे और 40 को रखा ऊपर, 100 से मल्टीप्लाई किया। तो सॉल्व करेंगे तो आपका लगभग आंसर 1.11 कंटिन्यू आता रहेगा, इसके सामने ये परसेंटेज में है। तो इसका हो गया आंसर, आप सॉल्व करके देख सकते हैं इसको। तो इस तरीके से हम इसका क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं इस टाइप के। अब बात करते हैं हम अलॉय की। किसकी बात करने वाले हैं हम लोग, अलॉय की, कि अलॉय क्या होते हैं। अलॉय भी एक टाइप का मिक्सचर होता है, पर मिक्सचर होता है मेटल और मेटल का हो सकता है, मेटल एंड नॉन मेटल का। मतलब कि हम यूँ माने एक हमने मेटल लिया और दूसरा हमने मेटल लिया, दो डिफरेंट टाइप के मेटल हमने एक में मिक्स कर दी, या हमने एक मेटल लिया और एक नॉन मेटल लिया, तो भी हमारा अलॉय बनता है। मतलब दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, एक मेटल की या मेटल और नॉन मेटल मिलकर के एक अलॉय, मतलब कि मिश्र धातु, मतलब मिश्रण धातुओं का मिश्रण जो होता है उसे हम अलॉय कहते हैं। डेफिनेशन वाइज देखें हम, अ मटेरियल दैट हैज़ मेटेलिक प्रॉपर्टी एंड कंपोज ऑफ टू और मोर केमिकल एलिमेंट विच इज़ लीस्ट वन मेटल, जिसमें से कम एक मेटल होने चाहिए। इस पर भी लिखा है अलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड अ नॉन मेटल। ये मेटल नॉन मेटल का होगा, या दो मेटल्स का भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, बट स्टिल एन अलॉय इज अ कंसिडर एज अ मिक्सचर। ये क्या है, मिक्सचर होता है, बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, कि जिन चीज़ों से मिलके बना होता है ये उन चीज़ों की क्वालिटी को शो करता है, इसलिए इसे हम मिक्सचर कैटेगरी में रखते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल हमारे साथ ब्रास। ब्रास एक अलॉय है जिसमें 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। हिंदी में इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। मिश्र धातु, तो एक सामग्री इसमें धात्विक गुण होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा तत्व हों, जिसमें से कम एक धातु होना जरूरी है। या साफ तौर पर लिखा है, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयव से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ये मिश्र धातु। इसमें क्या होता है, मेटल मेटल हो सकते हैं, मतलब दो धातुएं एक साथ हो सकती हैं, या एक मेटल और दूसरी नॉन मेटल, मतलब एक धातु और एक दूसरी अधातु होगी, तो ये कहलाते हैं मिश्र धातुएं। यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने पीतल है। क्या है, पीतल। पीतल में 30% कितना 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। तो ये एग्जाम्पल मिल गया हमें किसका, मिश्र धातु का। अब बात करते हैं कोलाइडल। जो कोलाइडल होता है वो दो स्टेप्स पे काम करता है। हमने पढ़ा था जो विषमांगी हेट्रोजीनस होता है उसके दो स्टेप्स होते हैं। हमने जैसे उसमें पढ़ा कि जो आपका सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज़ें होती हैं। सेम इसमें भी दो चीज़ें होती हैं। तो जो सॉल्यूट वाला था उसमें मतलब जो जिसकी मात्रा कम होती है, कोलाइडल में जिस सब्सटेंस की मात्रा कम होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्स फेज,
प्रावस्था, और जिस कंपोनेंट की मात्रा ज़्यादा होती उसे हम कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। ऑलराइट, तो सेम उसी तरीके से आप समझ सकते हैं जैसे आपने उसे समझा था। इसमें कुछ एग्जांपल भी हैं कोलाइडल के रिलेटेड जो हम डेली आसपास देखते हैं अपने, कि इसमें दो चीज़ें देखनी। आप इसे समझ लीजिए फेस डिस्पर्स फेस और यहाँ पर डिस्पर्स मीडियम, मतलब ये आपका सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। आपके पास क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में और ये गैस फॉर्म में। तो इस वाली नेचर को हम क्या कहते हैं, इस किस टाइप का होगा, एरोसल, इसे क्या कहेंगे, एरोसोल कहते हैं। अब फॉग, क्लाउड और जो मिस्ट होता है ये इसी के एग्जाम्पल होते हैं। अगर डिस्पर्स फेस सॉलिड है और दूसरी चीज़ गैस है तो ये भी क्या होता है, एरोसोल होता है। जैसे स्मोक हो गया, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, जो वेस्टेज एक टाइप से होता है। तीसरा इसमें गिवन है हमें कि डिस्पर्स फेस गैसियस फॉर्म में होगा, ये लिक्विड फॉर्म में होगा। इसे फॉर्म झाग होता है जो सेविंग क्रीम के अंदर निकलता है। दोनों चीज़ अगर लिक्विड, अगर डिस्पर्स फेस क्या हो, फेस लिक्विड है और मीडियम भी क्या है, लिक्विड है, तो इसे हम इमल्सन कहते हैं। जैसा मिल्क और फेस क्रीम में होता है, अब चेहरे पे लगाने वाली क्रीम। अगर अगले सिचुएशन में सॉलिड और लिक्विड हो, पहली चीज़ फेस वाली क्या है, सॉलिड है, और मीडियम में क्या है, लिक्विड है, तो इसे हम सॉल कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉल कहते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या कीचड़, इस चीज़ के एग्जाम्पल। अगर पहली चीज़ गैस, मतलब वो आपका फेस वाला गैस है और मीडियम इसका सॉलिड है, तब फॉर्म बनता है। रबड़ के अंदर, स्पंज के अंदर ये चीज़ें रहती हैं। अगर लिक्विड और सॉलिड मिलता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम लोग जल कहते हैं। क्या कहते हैं, जल कहते हैं। एक मिनट थोड़ा सा, चलिए, तो ये कैसा होता है, जल होता है। जैसा कि आपने जली वगैरह देखा होगा, जली चीज़ और बटर वगैरह। इसके अगर सॉलिड और सॉलिड दोनों होते हैं, जैसे सॉलिड सोल कहते हैं। जैसे कलर्ड जो जेमस्टोन होते हैं या मिल्की जो ग्लासेस होते हैं, वो इसके एग्जाम्पल है। सेम टेबल आपको किस में मिल जाएगी, हिंदी में भी, कि अगर हमारा प्रचित प्रावस्था द्रव्य, पहला द्रव्य और माध्यम गैस है तो इसे एरोसोल कहते हैं। जैसे कोहरा, बादल, या जो हमारा फॉग वगैरह निकलता है। अगर ये ठोस है, दूसरा गैस है, तो इसे एरोसोल। इस तरीके से आप पूरी टेबल देखें कि पहला मीडियम क्या होगा, सॉरी, जो प्रावस्था है कैसा होगी, इनफॉर्म में होगी, और माध्यम इस रूप में होगा। तो ये चीज़ें बनकर तैयार होगी, और इनके ये एग्जाम्पल। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग केमिकल एंड फिजिकल चेंज। केमिकल एंड फिजिकल चेंज, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहाँ से यहाँ से 1 मार्क्स से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम केमिकल एग्जाम को एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें। केमिकल से हम रासायनिक कहते हैं। स्टार्टिंग में देखा होगा, एक लकड़ी है, लकड़ी को जलाया गया, निकल गई राख। मतलब कि एक ऐसा चेंज जिसमें क्या होता है, अगर हमने किसी प्रोडक्ट को एक बार चेंज कर दिया तो वो हर बार एक नई चीज़ बना के देगा। लकड़ी से कोयला बना, कोयले से राख बन गई। अब फिज़िकल में क्या होता है, सिर्फ हम में कोई नई चीज़ मिलती नहीं, चेंज तो हो रहा है लेकिन कोई नई चीज़ मिलती नहीं। जैसे हमने शुरुआत में क्या था, लेमन, लेमन था, उसके हमने स्लाइस काट दी, उसके टुकड़े काटे, तब क्या बचा, वो लेमन बचा। और स्लाइस कटने के बाद सैलेड फॉर्म में आ गया वो, तब भी क्या बचा, सेम सब्सटेंस बचा। तो इसमें कोई नई चीज़ बनी नहीं है, ठीक है। तो इसे हम फिज़िकल चेंज, मतलब भौतिक परिवर्तन कहें। इसमें डिफरेंस लिख भी हम लोग पढ़ते, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, डिफरेंस क्या क्या है। तो पहला है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। फिजिकल में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि इसमें नया पदार्थ बनता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हो रही। नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन, इसमें केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस ही नहीं आ रहे, फिजिकल चेंज। जबकि यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन चेंज हो करके आते हैं, मतलब न्यू केमिकल फीचर इसके अंदर हो सकते थे, इसके अंदर, इसमें नहीं होते। ये टेम्परेरी चेंज होता है। ये क्या होता है, टेम्परेरी चेंज हो सकता है, इसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इट इज़ अ परमानेंट चेंज। ये क्या होता है, परमानेंट चेंज होता है। जब टेम्परेरी चेंज की बात करूँ, जब बर्फ़ था, आइस क्यूब थी, पिघल करके पानी बन गई, आप उसे दोबारा से क्या कर सकते हैं, आइस बना सकते हैं, तो टेम्परेरी चेंज था। इट इज़ रिवर्सिबल, इसको रिवर्स कर सकते हैं, वापस आप पानी का बर्फ़ बना सकते हैं और बर्फ़ का पानी बना सकते हैं। बट ये इट इज़ क्या होता है, इसे हम, आप इसे रिवर्स नहीं कर सकते, इसे वापस आप नहीं कर सकते, वापस चेंज नहीं कर सकते। हिंदी में भी आपको दिए गए हैं इसका डिफरेंस, आप पढ़ें थोड़ा सा, कि इसमें केवल भौतिक गुणों का चेंज होता है, जैसे रंग, गंध वगैरह, जबकि इसमें रासायनिक गुण चेंज होते हैं, ठीक है। इसको पुरानी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, इसे पुरानी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका परिवर्तन अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी, मतलब टेम्परेरी होता है, और ये परमानेंट होता है। इसमें नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता, इसमें नए पदार्थ बनते हैं। जैसे बर्फ़ का पानी और पानी का हम बर्फ़ बना, जल बन गया, तो ये क्या है, इसकी फॉर्म, एक ही चीज़ की फॉर्म चेंज हुई, लेकिन लोहे पर जंग लग गई,
तो हम जंग से साफ लोहा प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार से ये रासायनिक परिवर्तन है। तो आई होप सो कि क्लियर हो रहा है आपको। हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आपका एलिमेंट। तो हम देखें अगर एलिमेंट को, तो एलिमेंट बेसिकली कहाँ से शुरुआत होता है, एलिमेंट है क्या। तो एंटोनियो लॉरेंट लवाइजियर डिफाइन एलिमेंट फर्स्ट। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस। एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ द सेम काइंड्स ऑफ एटम। एंटोनियो लॉरेंट लवाइजियर एक साइंटिस्ट थे, फिजिस्टियन थे। उन्होंने क्या किया था, एक डेफिनेशन दी थी। पहली बार डेफिनेशन देने वाले व्यक्ति भी लॉरेंट लवाइजियर थे। किसकी, एलिमेंट की डेफिनेशन देने वाले। उन्होंने क्या कहा कि एलिमेंट बेसिकली एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसे आप फिजिकल या केमिकल मेथड से आप किसी भी सिंपल सब्सटेंस में तोड़ नहीं सकते। यूँ कह सकते एक छोटा पीस होता है जिसे आप तोड़ नहीं सकते। इसकी खास बात होती है जो एलिमेंट होता है ये सेम काइंड्स ऑफ पार्टिकल से बना होता है। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के ये बना होता है, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बना होता है। हम एलिमेंट को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फीचर, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तत्वों को हम धातु और अधातु और उपधातु में बांट सकते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट में रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। कि रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 के अंदर तत्व शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया। तो ये एलिमेंट है। अब हम लोग जो देखने वाले हैं कि एलिमेंट में जो मेटल और नॉन मेटल होता है, एक धातु और दूसरी अधातु, इसमें अंतर क्या होता है। क्योंकि जो ये मेटल है और एक नॉन मेटल है, हमें तो पता रहना क्या इसमें डिफरेंस है। दोनों, एक मेटल दूसरी नॉन मेटल से कैसे अलग है। तो हम ये डिफरेंस पढ़ लेते, फिर एग्जाम्पल भी हम इसके देखेंगे तो हमें अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो जो डिफरेंस हमारे सामने है मेटल और नॉन मेटल में, तो पहला डिफरेंस देखने को मिल रहा है, सॉलिड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे तरीके से ये कंडक्ट करते हैं। लेकिन जो सॉलिड नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। मेटल आर शाइनी अपीयरेंस। जो मेटल होते हैं वो चमकीले, मतलब शाइनी होते हैं। जबकि जो नॉन मेटल होते हैं यूजुअली उनका कलर डल होता है। कई बार कलर वाले भी हो सकते हैं। मेटल आर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वैन यूज एज मिक्सचर कॉल्ड अलॉय। मेटल क्या होता है, जनरली हार्ड होता है, जब इसे मिक्स किया जाता है तो उसके अलॉय बनते हैं। लेकिन नॉन मेटल जो आमतौर पे वीक होते हैं, सिंपली वीक एंड सॉफ्ट भी हो सकते हैं। मेटल्स कैन बी बैंड एंड स्ट्रेच्ड। फ्लैक्सीबल होते हैं, जैसे वायर देखा होगा आप, तो बैंड भी कर सकते हैं, हमें खींच भी सकते हैं। मेलेबल एंड डक्टाइल, इस फीचर को हम मेलेबिलिटी या डक्टिलिटी कहते हैं। मेलेबिलिटी मतलब कि हमने एक मेटल लिया, उसको पीट करके पतली थिन शीट बना दी, पतली शीट बना दी, उसे हम मेलेबिलिटी कहेंगे। एंड डक्टिलिटी क्या होता है, किसी मेटल का हमने खींच करके क्या बना दिया, पतला वायर बना दिया, तो वो क्या होता है उसका भैया, डक्टिलिटी। ठीक है। एंड इस तरफ अगर हम देखते हैं कि जो नॉन मेटल होते हैं ना तो उनके अंदर भैया डक्टिलिटी होती है ना मेल्टेबिलिटी, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट को बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करते हैं, जबकि नॉन मेटल ऐसा कंडक्ट नहीं करते, मतलब कि ये पुअर कंडक्टर है हीट के। थोड़ा सा देखिए हिंदी में भी कुछ लिखा हुआ है, हिंदी में भी डिफरेंस आपके सामने है। थोड़ा हो सकता है आपके पॉइंट आगे पीछे हो, एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल जाएंगे दोनों लैंग्वेजें पढ़ने के बाद। धातुएं चमकदार होते हैं, मतलब शाइनी वहाँ पर पढ़ी हमने, जबकि ये शाइनी नहीं होती। लेकिन आयोडीनिक नॉन मेटल होने के बाद भी बहुत ज़्यादा शाइनी होता है। ये मेलेबल होता है, मतलब कि आप इसे जब पीटेंगे किसी धातु को तो पतली शीट बन करके इसकी तैयार हो जाती है। इसी के साथ ये तन्य होते, तन्य मतलब जब इसको हम खींचेंगे तो इस पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं इसके। ठीक है। जबकि हम जब नॉन मेटल के साथ, अधातु के साथ ऐसा करेंगे तो इसके टुकड़े हो जाएंगे, मतलब ये बिखर जाएगा पीटने के बाद। बात करें ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, अच्छे मतलब दोनों, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की जो धातुएं होती हैं दोनों की सुचालक होती है। जबकि ये दोनों ये अधातु होती है, ये दोनों के ही कुचालक होते हैं। लेकिन जो ग्रेफाइट है, जो कि कार्बन की एक रूप है, कार्बन की एक फॉर्म है, वो करंट पास करता है। आपके पास जो पेंसिल होती है बच्चों के पास, उसमें जो ब्लैक कलर का जो नोक होता है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, उसमें से करंट पास हो जाता है। जो धातु होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब उन्हें पिघलाने के लिए और गर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जबकि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक काफ़ी ज़्यादा कम होता है।
तो आपको शायद एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया होगा इंग्लिश वाले से, तो दोनों का आप मर्ज करके लिखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले वाले पार्ट के अंदर, जो कि हमारा थोड़ी इसी एग्जाम्पल भी आपको मैं बताने वाला था। इसके आपके एग्जाम्पल आपके सामने बता दूँ मैं थोड़े से, कि आयरन मेटल के एग्जाम्पल एलुमिनियम, मैग्नीज, कॉपर, लेड, मरकरी, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? मेटल के। एंड नॉन मेटल के एग्जाम्पल आप कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जितनी ज़्यादातर गैसेज आती है इसमें, गैसेस फॉर्म में, आयोडीन। तो आप इसके एग्जाम्पल भी याद रखें, ठीक है। अब बढ़ते हुए आगे, हमारा जो है कंपाउंड, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है यौगिक। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ द टू और मोर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स कंबाइंड अ फिक्स रेशो। एक यौगिक एक निश्चित अनुपात में संयुक्त दो या दो से अधिक रासायनिक तत्वों से बना होता है। मतलब हमारे पास कोई कंपाउंड है, सपोज दैट हमारे पास H2O, मतलब पानी एक कंपाउंड है। अब पानी में दो चीज़ें हैं, हाइड्रोजन का एलिमेंट है और ऑक्सीजन का एलिमेंट। ये दोनों केमिकली एक दूसरे के साथ जुड़े हैं तो पानी बना। एक और ख़ास बात है इसमें, एक जो रेशो है दोनों के बीच का 1:8 होता है। अब जितनी बार भी पानी को बनाओगे उतनी बार आपको ये रेशो फॉलो करना पड़ेगा। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, ये 1:8 होता है, 8:1 नहीं होता। हाइड्रोजन का 1 और आपका ऑक्सीजन का 8। अगर आपको डबल करना है क्वांटिटी को तो आपको रेशो बढ़ाना पड़ेगा, 2:16 करना पड़ेगा। अगर आपको 10 क्वांटिटी चाहिए, 10 मॉलिक्यूल चाहिए, तो आपको इसी रेशो में इसको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर हर बार 1:8 ही आएगा। आप इसे कट करेंगे तो इसका आंसर 1:8 ही आएगा। तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड, जो कि एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर, एक निश्चित अनुपात के अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसमें एक और बात लिखी है कि when the element come together, जब एलिमेंट एक साथ आते हैं, they react each other and form chemical bond and difficult to break। तो जब तत्व एक साथ आ जाते हैं तो एक दूसरे से अभिक्रिया करके वो एक दूसरे से काफ़ी स्ट्रांगली जुड़ जाते हैं, जिन्हें तोड़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, जिन्हें ब्रेक करना अपने आप में काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्क होता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। एक मिक्सचर है और एक कंपाउंड है, उसमें क्या होता है। तो मिक्सचर में पढ़ते हैं हम पहले, एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट अ मिक्स टुगेदर फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो कंपाउंड इज फॉर्म। एक जो एलिमेंट और कंपाउंड जब मिक्स आते हैं तो एक मिक्सचर बनता है, ठीक है। कोई कंपाउंड नहीं बनता है। क्या खुद कंपाउंड और एलिमेंट मिलकर के मिक्सचर बना रहे हैं, जबकि एलिमेंट रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड बनता है, ठीक है। मिक्सचर के लिए हम कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड के लिए मिक्सचर यूज़ नहीं कर सकते। अब मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। इसमें क्या होता है, वेरिएबल कंपोजिशन होता है। मतलब कि जो क्या कहते हैं, इसमें वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब यहाँ पे हो गया कि मिक्सचर हमने क्या किया, कोई भी क्वांटिटी उठा के इसमें हमने डाल दी, ठीक है। कोई कम हो सकती है, कोई ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। जबकि अ कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंसेस ऑलवेज फिक्स। इसमें जितनी चीज़ें डाली जाएगी, जैसे मैंने H2O का एग्जांपल लिया, इसमें कंपाउंड में हर बार चीज़ फिक्स रहेगी, इसमें कोई फिक्सेशन नहीं। अब मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, कि जो मिक्सचर है जिन चीज़ों से मिलके बना है उन चीज़ों की प्रॉपर्टी, उन चीज़ों के गुण को ये दिखाई देता है, इसमें वो चीज़ें दिखाई देंगी। लेकिन इसमें हर बार एक नई चीज़ दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें थी, लेकिन H2O एक लिक्विड फॉर्म का सब्सटेंस है। इसमें नई प्रॉपर्टी क्या है कि वो लिक्विड है। द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेट फेयरली इजीली द फिजिकल मेथड। आप क्या करेंगे कि जब दो चीज़ आप मिक्स करेंगे तो आप फिजिकल मेथड के थ्रू उसे अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया कि नमक और पानी को मिक्स कर दिया, तो आप उसे गर्म करके या वाष्पीकरण के माध्यम से, एवोपरेशन के थ्रू, उसे नमक और वाटर को आप अलग कर सकते हैं। जबकि इसमें देखें हम, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय द केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इसके लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस या केमिकल मेथड का यूज़ करना होगा अगर हमें दोनों सब्सटेंसेस को अलग करना है। ये चीज़ हम देख लेते हैं कि हिंदी में किस तरीके से है हमारे सामने, कि मिश्रण और यौगिक अलग कैसे होते हैं। तो देखिए हम, तो क्या पता चलेगा, तत्व और यौगिक जब एक साथ आते हैं तो मिश्रण बनता है, जबकि तत्व क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। मिश्रण का संगठन अपरिवर्तनीय, मतलब एक बार चेंज हो गया, एक बार बन गया, मिश्रण बनाने के बाद चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये एक बार बन गया तो ये वैसा रहता है, मतलब इसे चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मिश्रण में उपस्थित जितने भी घटक होते हैं, जिन चीज़ों से मिश्रण बना होता है, ये उसी की क्वालिटी दिखाता है।
जबकि इसके जो क्वालिटी होती है हर बार नहीं होती। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पानी का H2O का, कि ये दोनों गैसेस थी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन अब ये पानी के रूप में लिक्विड होते। घटकों को भौतिक विधि द्वारा, मतलब किसके, मिश्रण के घटकों को भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, जबकि इसे भौतिक विधि द्वारा नहीं बल्कि रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधि द्वारा इसे अलग किया जा सकता है। मतलब भौतिक विधि द्वारा ये अलग हो सकता है और ये आपका इधर वाला रासायनिक विधि से अलग होता है। आगे बात करें जो कि आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कि जो मैटर हमने मैटर अभी तक जो पढ़ा पूरे चैप्टर में 3 फॉर्म में मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस में होता है, और ये शुद्ध होता है और दूसरा मिश्रण होता है। इसका कंपोजिशन फिक्स हो सकता है, इसका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता। अब इसमें 2 चीज़, एलिमेंट पढ़ी हमने और कंपाउंड पढ़ा। तो एलिमेंट तो हम इसे सिंपल फॉर्म में तोड़ नहीं सकते। इसके एग्जांपल आपके सामने कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी, ये सब एलिमेंट के एग्जांपल हैं। लेकिन इनका क्या होता है, कंपाउंड का एक फिक्स कंपोजिशन होता है इस चीज़ का, एलिमेंट का। और कई सारे एलिमेंट जब केमिकली जुड़ जाते हैं तो कंपाउंड बनता है, एंड इसे तोड़ने के लिए हमें अलग करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करानी पड़ती है। जैसे आपका वाटर हो गया, मतलब जल हो गया, मीथेन, शुगर, सॉल्ट वगैरह, ये इसकी एग्जाम्पल। अब दूसरा जो हमने पहले भी डिफरेंस पढ़ा था होमोजीनस हेट्रोजीनस में, तो उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, 2 चीज़ें जो आपस में होती है पूरी तरह अच्छे तरीके से इसमें क्या होती है, मिली हुई होती है। जबकि हेट्रोजीनस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। इसके एग्जांपल है शुगर इन वाटर, हमने पानी में नमक डाला या पानी में चीनी डाली, या सल्फ़र कार्बन, जो सल्फ़र इन द कार्बन डाइसल्फेट के अंदर, तो ये हमारे एग्जांपल है। मतलब इन चीज़ों का अगर हम मिक्स करेंगे तो होमोजेनियस मिक्सचर आएगा। जबकि हमने पानी में रेत डाल दी या चॉक पाउडर डाल दिया तो इस टाइप से हमारा जो रिजल्ट आएगा वो होगा हेट्रोजीनस मिक्सचर। सेम चीज़ आपका हिंदी में आ रही है कि हिंदी में किस तरीके से रहता है आपका, तो पदार्थ आपका 3 भागों में बटा है, ठोस, द्रव्य और गैस में। अब पदार्थ को भी हमने आगे क्लासीफाई किया उसके शुद्धता के आधार पे। तो शुद्ध पदार्थ होते हैं और दूसरे मिश्रण, और मिश्रण की कोई संगठन निश्चित नहीं होता। तत्व, अब हमने शुद्ध पदार्थों के भी 2 भाग पढ़े, एक तत्व और दूसरा यौगिक। तत्व वो होते हैं जिन्हें हम सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते। एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर था, ऑक्सीजन था, लोहा था, हाइड्रोजन था, मरकरी मतलब पारा था आपका। ठीक है। यौगिक क्या होते हैं, यौगिक अभी हमने पढ़ा कि इसका संगठन मतलब एक निश्चित संगठन होता है, एक फिक्स रेशो में ही आते हैं, और इसे हम अलग करने के लिए रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा हम इसे हटा के अलग कर सकते हैं। जैसा कि नमक हो गया आपका, चीनी हो गया, मीथेन हो गई, या जल इसके एग्जाम्पल हो गए किसके, कंपाउंड मतलब यौगिक के। सममांगी और विषमांगी जो मिश्रण के प्रकार हैं, तो सममांगी का जो कंपोजिशन होता है समान संगठन होता है, मतलब इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय और जो विलायक होता है पूरी तरह एक दूसरे में अच्छी तरीके से घुले हुए होते हैं। मतलब हमने पानी लिया था, पानी में हमने क्या, नमक डाला था, नमक पानी में अच्छी तरह घुला होता है, तो इसे हम सममांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया भी है जल और जल में चीनी या जल में नमक आदि। लेकिन विषमांगी का जो संगठन होता है वो क्या होता है, असमान होता है। कि जब हम दूसरे में, जब हम विलायक में मतलब कि पानी में चॉक पाउडर मिल डालते हैं या रेत वगैरह मिट्टी वगैरह डालते हैं, तो उसके कण पानी में पूरी तरह घुलते नहीं हैं, इसे कहेंगे हम असमान घटक। एग्जाम्पल आपके नीचे सामने है, और ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं आपको लगता है कुछ सुनने में प्रॉब्लम होगी, कि थोड़ा सा बीच में वीडियोस में कहीं लैप लेना पड़ा था, बीच में थोड़े से कट किए गए हैं बिकॉज ऑफ कुछ पार्ट्स छूट गए थे, तो फिर भी आपका वीडियो कंप्लीट है मेरी तरफ से। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दें, बिकॉज आप वीडियो देखते हैं, आपको अच्छा भी लगता है, बट आप शेयर नहीं करते और हमें कमेंट करके नहीं बताते। तो कमेंट ज़रूर करें, काफ़ी मेहनत के बाद बनते हैं वीडियो, एंड अगर अच्छा लगा हो तो भी शेयर करें।